हम जानते हैं अपोजिशन इसी का वेट कर रही है कि हम अपने कैंडिडेट्स दें। हम नहीं देंगे, हम लास्ट में देंगे और सबसे अच्छे कैंडिडेट। सब लोग जब एक साथ आ रहे हैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, तो आप समझ सकते हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से कितना डरते हैं। ये बी टीम, सी टीम, डी टीम है। जब ये अलग कुछ कर नहीं पाई, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इकट्ठे आएँ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ रहें। पीडीपी और कांग्रेस इंडियन अलायंस का हिस्सा है और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि जो इंडियन अलायंस के पार्टनर्स हैं वो मिल के बैठे। लोकसभा इंतखाबात का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही सियासी सरगर्मियां भी शुरू हो गई है और साथ ही साथ सियासी बयानबाजियां और जवाबी बयानात भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक साहब। खुशामदीद है आपका ईटीवी भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आज आपका ट्वीट एक आया है जिस पर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से एक सवाल उठाया है। ये ट्वीट किस लिहाज से और क्यों किया? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है पहले इसके बेसिस में जाना। आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और आर्मी, हमने सुना है यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम कर रही है जिसमें बहुत लोगों को बुला रही है। उनका जो मेन सब्जेक्ट है वो है डिस्कशन ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में है और बहुत प्रोमिनेंटली है। अब अगर एक इंस्टीट्यूशन, आर्मी जैसी इंस्टीट्यूशन, इसको बढ़ावा दे रही है और इसको सारा कुछ इसको हाईलाइट कर रही है, वो भी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो, तो हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर एक नजरसानी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो। देखिए, कल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टेटहुड है एक प्रोग्राम, क्या कल आर्मी हमारे लिए यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करेगी कि स्टेटहुड शुड बी ग्रांटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, और ऑटोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। तो ये कोई चीज़ है जो एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने मैनिफेस्टो में होती है। तो मुझे लगता है कि आर्मी को, वो भी उस वक्त जब इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, तो उसमें नहीं करना तो आपको लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है? बिल्कुल है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में कोई ऐसी चीज हो और कोई एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन जैसे आर्मी हो या कोई और इंस्टीट्यूशन है उसको बढ़ावा दे, तो वो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होता है। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी पते नहीं खोले हैं, अभी आपने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया है। तवक्को की जा रही है कि ईद के बाद किया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि नॉर्थ से उमर साहब लड़ रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए, जहाँ तक बात कैंडिडेट्स की है, अभी तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कैंडिडेट्स दिए नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक जब भी इलेक्शन हुए हैं उसमें जब भी वहाँ का नोटिफिकेशन निकलता है उस सीट का, नॉर्मली नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक तरीका रहा है कि उस वक्त हम कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। अब जो ही वो नोटिफिकेशन निकलेगा, और अभी तो बहुत जल्दी है, बाकी अपने जो हमारे जो एलाइज हैं उनके साथ भी डिस्कशन हो रहा है, जो ही हमें लगेगा कि ये मौका सही है, हम बता देंगे। क्योंकि हम जानते हैं अपोजिशन इसी का वेट कर रही है कि हम अपने कैंडिडेट्स दें। हम नहीं देंगे, हम लास्ट में देंगे और सबसे अच्छे कैंडिडेट। अच्छा, ये बताइए कि जो खबरें गश्त कर रही है कि उमर साहब लड़ रहे हैं नॉर्थ से, ये कहाँ तक सही है? देखिए, सियासत में आपने एक चीज तो देखा होगा कि हर जगह र्यूमर्स चलते रहते हैं, तो चलने दीजिए कुछ ही दिनों। अब ज्यादा देर तो है नहीं। नॉर्थ का भी जल्दी इलेक्शन होगा, सेंट्रल का भी और साउथ का भी बहुत जल्दी। आपको एक बहुत अच्छे 3 कैंडिडेट्स होंगे और वो आपको पता चलेगा। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पाती है अपने आप को इस वक्त, और किस तरह की तैयारियां इस वक्त अमल में लाई जा रही है इंतखाबात के हवाले से जब हम बात करते हैं? हम लोग सब जुड़े हैं ग्रास रूट के साथ। जो प्रिलिमिनरी हमारी जो काम होते हैं वो हम कर रहे हैं। वैसे भी अगर आप देखेंगे, इलेक्शन से पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डेलीगेट्स के साथ या कन्वेंशंस, वो चाहे वो वेस्ट साउथ में था, नॉर्थ में था या सेंट्रल में, या पीर पंजाल चिनाब, वहाँ हम बार बार ये करते आए हैं। ऐसा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। बट हमारा जो मेन मकसद है कि जो लोगों के एहसासात हैं, उनके जो एस्पिरेशन है, उनको हम उजागर करें, हम लोगों तक वो बात पहुंचाएं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये इलेक्शन। और उसके साथ क्योंकि अब असेंबली इलेक्शन की भी बात हो रही है, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। तो उसके ऊपर हम सोच के लोगों के सामने एक अच्छा सा मैनिफेस्टो आके लाएंगे जो लोग सुन सके फिर बाद में। जीपीएपी और अपनी पार्टी का एक अलायंस भी बनने जा रहा है, इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस किस नजरिए से देखती है? ये सब लोग जब एक साथ आ रहे हैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, तो आप समझ सकते हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से कितना डरते हैं। और वो भी एक कल एक कद्दावर लीडर जो दिल्ली में है,
एक मीटिंग में उसने कहा कि बीजेपी को तो वोट नहीं आएगा, लेकिन जो बाकी हैं उनको वोट दे दीजिए। सो आप समझ सकते हैं कि जो ये बी टीम, सी टीम, डी टीम है, जब ये अलग कुछ कर नहीं पाई, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इकट्ठे आएँ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये समझती है कि हम लोग लोगों के साथ हैं और लोग इसके मास्टर हैं। जब इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, तो लोग इनको करारा जवाब देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस नवीयत से ये कहते हैं कि ये आपके खिलाफ है, क्योंकि पीडीपी भी है, कांग्रेस भी है और दीगर पार्टियां भी है छोटी बड़ी? पीडीपी और कांग्रेस इंडियन अलायंस का हिस्सा है और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि जो इंडियन अलायंस के पार्टनर्स हैं वो मिल के बैठे। जो बाकी पार्टीज हैं वो तो तब से, जब 2019 में लोग बंद थे, वो तो तब से मौज मना रहे हैं। कभी बोलते हैं कि हम इसके साथ हैं, कभी बोलते हैं हम इसके बगैर हैं, तो लोग तो समझते हैं। और जो बीजेपी के एलाइज हैं, जब बीजेपी खुद कहती है कि हमारे ये जो 2-3 लोग हैं ये एलाइज हैं, अब आप खुद समझिए, एक पार्टी जिसका सदर सिर्फ 3 ही मकान है दिल्ली में जो आज तक लिए नहीं गए हैं, एक मुरली मनोहर जोशी, एक एलके आडवाणी और एक आजाद साहब है। क्यों? दूसरी चीज, आप सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव देखिए, अपनी पार्टी के जो लीडर की सिक्योरिटी उतनी है जितना शायद किसी चीफ मिनिस्टर की है, और जितने भी बीजेपी के लोग हैं उनको सिक्योरिटी है और किसी को नहीं है। और तीसरे जो हैं वो तो दिल्ली के अपने छोटे भाई हैं। तो आप समझ सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ये महाज है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की बात उठाती है, तो लोगों की जो एहसासात की बात उठाती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उठा रही है। और दिल्ली को लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने से जो यहाँ के लोगों के डिमांड्स है वो कम हो जाए। लेकिन हम समझते हैं कि ये इनकी अभी फ्रस्ट्रेशन है। जब वोट आए, नहीं तो अभी 10 साल हो गए इलेक्शन नहीं हुए। अगर इनको थोड़ा भी आयोटा भी होता कि लोग इनके साथ हैं, तो इन्हें बहुत पहले इलेक्शन करा दे। ये तो अब पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया और इनको करना पड़ा, उसमें ये मुंह की जरूर खाएंगे। अच्छा, पीडीपी आपके साथ अलायंस में है पीआईजीडी में, लेकिन इलेक्शन में आप इलाहिदा इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसकी खास वजह क्या है? आपको क्यों लग रहा है कि हम और पीडीपी अलग लड़ रहे हैं? जो बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये दो टोक अल्फाज में कहा है कि हम अपने बल पर इलेक्शन लड़ेंगे और तीनों सीटों पर कश्मीर के लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप इलाहिदा तौर लड़ रहे हैं और पीडीपी अपने इलाहिदा तौर कैंडिडेट सामने ला रही है। देखिए, एक इंडियन अलायंस में चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, तीनों इस अलायंस के हिस्सा है। अब हर इस अलायंस में आपस में कभी कभी नोकझोंक होती रहती है, ऐसा नहीं है। ये फिर जमहूरियत, इसी के जमहूरियत का गहरा है कि आपस में हम बातें करें। जहां तक लास्ट पे महबूबा जी ने भी इसके बारे में बात की कि वो लोगों की बात करेंगे, हम लोग भी लोगों की बात करें। हमारा सिर्फ एक मौक़िफ़ था कि कश्मीर की जो सीटें हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़े, हम इंडियन अलायंस के एक हिस्सा हैं और इंडियन अलायंस एक साथ लड़ेंगे। अच्छा, चूंकि जब तैयारियों की बात हो रही है, तो क्या कॉन्फिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही तीनों सीटों पर कब्जा कर पाएगी? अगर 2019 5 अगस्त को गलत हुआ है, अगर लोग समझते हैं कि उनके रोज़मर्रा की जो परेशानियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अगर ये जो बिजली के मीटर हैं, अगर ये लैंड्स लॉज हैं, अगर आप नौकरियों की बात करें, अगर जो 2019 के बाद जितने लॉज यहाँ इम्प्लीमेंट हुए वो गलत हैं, तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये समझती है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और इस अलायंस को भारी अक्सरियत से जिताए। अब ये देखना है कि हम लोगों को अपनी बात मनवा पाए या लोगों को हम अपनी बात नहीं मनवा पाए। ये तो दो चीजें हैं। अगर हम उनके पास अपनी बात करेंगे, और मैंने फिर से कहा, जो 2019 के बाद हुआ, अगर वो गलत हुआ तो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो हमारा अलायंस है उसको वोट देंगे। बहरहाल, आपने हमसे बात की और हमें अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।